चलो बच्चों, अब मैं आज देख रहा हूं कूलम्स लॉ। दिस इज मोस्ट बीबीआई थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। सुने होंगे आप पहले भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बहुत। उसको चलिए देखते हैं हम लोग, डेप्थ में देखेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है। अब देखो, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इसे सिंपली हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और आप जरूर इसे समझेंगे। चलिए देखिए, तो दिस इज द पॉइंट चार्ज, मतलब स्टैटिक चार्ज। ये दोनों चार्ज क्या होता है, रेस्ट में रहता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, मैं समझाना चाह रहा हूं कि इट इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल लॉ। ये कैसा है, ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ में और कूलम्स लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जैसे कि कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल लॉ हमेशा अट्रैक्टिव था। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ग्रेविटेशनल लॉ ऑलवेज मतलब उसमें जो दो मास होते हैं उसके कारण फोर्स डेवलप होता है। इसमें दो जो चार्ज है इसके कारण फोर्स डेवलप होता है। अगर ग्रेविटेशनल लॉ होता तो यहाँ पे M1 M2 होता। ये चूंकि कूलम्स लॉ है तो क्या हो गया, Q1 और Q2 हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन द नेचर, हमेशा वो अट्रैक्ट ही करता है। लेकिन कूलम फोर्स में बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, है ना। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, दो मास के बीच में कैसा मीडियम है, इस कैसा मीडियम है उस मीडियम पे, या दो मास के बीच में मीडियम क्या है उस मीडियम पे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल लॉ डिपेंड नहीं करता है। लेकिन दो चार्ज के बीच में अगर मीडियम कैसा है, इस मीडियम पे कूलम फोर्स, कूलम्स लॉ डिपेंड करता है। इस पे आगे चर्चा करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, है ना, कि मीडियम आएगा तो क्या होगा। अभी बस हमें इतना जानना है कि दो चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम है, उस मीडियम के कारण कूलम फोर्स में वेरिएशन होगा, उस मीडियम पे डिपेंड करता है कूलम फोर्स और कूलम्स लॉ। बट दो मास के बीच में कैसा मीडियम है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है किस पर, इंटरमीडिएट मीडियम बिटवीन द मास। ठीक है, चलो, तो ये तो पहला दो डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है कि वहां पे भी मास क्या होता था, पॉइंट मास होता था। तो मैं देखता हूं कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कूलम फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या, चार्ज एंड इनवर्सली proportional to the square distance between the charge। ठीक है,
and same nature of charge repel to each other and opposite nature of charge repel, opposite nature of charge attract to each other। चलो समझते हैं हम लोग। तो कूलम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था? सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर मान ली ये पॉजिटिव ये निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये निगेटिव तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ रहे हो ना? है ना? और कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब दो चार्ज है ना Q1 एंड Q2, तो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, और जो डिस्टेंस है उस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स का वैल्यू उतना कम होगा। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको समझ गए। इसके बाद का पॉइंट देखता हूं मैं। इट इज वैलिड फॉर द पॉइंट, इसी में देख रहा हूं, इट इज वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज। इसका मतलब हुआ ये रेस्ट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट विल बी both charge must be in the same medium। both charge must be in the same medium। और क्या? इट इज वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज। मतलब कूलम्स लॉ जो वैलिड होगा वो पॉइंट चार्ज के लिए होगा, स्टैटिक चार्ज के लिए होगा, और दोनों चार्ज एक ही मीडियम में हो ये जरूरी है। क्लियर है? अब चलिए इसका मैं फॉर्मूला देख ले रहा हूं। अभी हमने पढ़ा था कि कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इसका मतलब हो गया बच्चा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, है ना? ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट में मैं बताया हूं। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से मैं देखूं तो क्या लिखोगे? पहला और दूसरा से अगर हम लोग देखें तो आप लिखेंगे क्या? F इज इक्वल टू व्हाट? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पेन ठीक चल। चलिए देखिए क्या लिखेंगे 1 एंड 2 से। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय क्या? R स्क्वायर। अब देखिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय क्या? R स्क्वायर। ये अपने को मिला कूलम फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है? अब देखिए K को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस K का वैल्यू मतलब होल वैल्यू विल बी
9 इंटू 10⁹ होता है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखा था K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो K का वैल्यू क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इट इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स, है ना। अब मैं चर्चा कर दे रहा हूं कि यहां पर देखो, चर्चा कर दे रहा हूं क्या कि Q1 एंड कॉमा Q2 क्या है, चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्या हो गया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अब चलिए देखिए R क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, R will be what, distance between the charge, and F is what, कूलम फोर्स हो गया, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ K एंड एप्सिलॉन नॉट। चलिए ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ क्या K एंड एप्सिलॉन नॉट। अपने को इसका यूनिट देखना है और इसका डायमेंशन भी देखना है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन एचसी वर्मा की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है। तो चलिए क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है उसे मैं देख ले रहा हूं, बाकी जितने भी जो भी सवाल होगा उसको हम लोग कर लेंगे। F इज इक्वल टू पता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अगर K निकालना चाहें तो K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय क्या Q1 इंटू Q2। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, डिस्टेंस का क्या मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, चार्ज का यूनिट कूलम इंटू कूलम, तो कूलम का स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ K। एंड यूनिट ऑफ किसका देखना है अपने को, एप्सिलॉन नॉट का अगर देखना चाहें तो इसका क्या होगा, अपने को पता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर यूनिट देखना चाह रहे हो, देख रहे हैं हम लोग, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का नहीं तो यूनिट होगा, नहीं तो डायमेंशन होगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 को क्या लिख सकते हो कूलम स्क्वायर, फोर्स का क्या न्यूटन, डिस्टेंस का क्या मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द यूनिट ऑफ K। अब गौर से देखिए इस दोनों को, एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्स है, एक याद रहेगा तो सब याद रहेगा, याद क्या रखना है तो आसानी से निकाल लेंगे आप। चलिए अब मैं डायमेंशन देख ले रहा हूं, डायमेंशन देख ले रहा हूं। चलो ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ क्या K एंड एप्सिलॉन नॉट। K एंड एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं क्या एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा MLT-2, है ना, पता है। R डिस्टेंस का क्या होता है L2, क्लास 11th में पढ़े होंगे। चार्ज का IT इंटू IT, तो I स्क्वायर और क्या T स्क्वायर, है ना। I को कभी कभी A भी लिखता है बुक में, तो आप सिंप्लीफाई करिए क्या हो जाएगा ML3T, ऊपर आएगा तो T पे -4 और I ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा I पे -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ K। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो
तो अपने को मालूम है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को LHS में ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π और क्या इंटू F Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए Q1 Q2 का डायमेंशन IT आप क्या लिखेंगे I2 T2 है ना, I2 और T2। फोर्स का क्या लिखोगे बोलो MLT - 2 और R का क्या लिखोगे L2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया ऊपर ले जाओ M पे -1 L3 ऊपर जाएगा -3 T ऊपर जाएगा T पे पावर 4 I ऊपर है ऑलरेडी I का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। HCV में है भी पहला सवाल, ठीक है। तो मैंने बता चुका हूं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ K, यूनिट ऑफ K एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने कूलम्स लॉ देखा, अब मैं देख रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में भी कभी कभी आते हैं। तो इसमें देखना क्या अपने को, देखो अगर ये चार्ज Q है, यहां पे Q1 Q2 डॉट डॉट Qn, मतलब इस चार्ज के अगल बगल बहुत सारा चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो इसके कारण इस पे कितना फोर्स डेवलप होगा, इसके कारण इस पे कितना फोर्स डेवलप होगा, इस दोनों चार्ज के बीच में जो भी फोर्स डेवलप हो रहा है कितना फोर्स डेवलप होगा उस पे इस चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस चार्ज के कारण भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि कूलम फोर्स अपना पेयर पे अपना दो चार्ज के बीच में लगता है, तीसरा चार्ज उसके अगल बगल अगर प्रेजेंट हो उसके कारण इस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि इसके कारण इस पे F1 है, तो F1 का जो भी वैल्यू होगा अगर मैं चार्ज Q2 रख दिया इसके कारण F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। F3 अगर होता तो इसके कारण कोई फर्क F1 पे नहीं पड़ता है ना, तो इसके कारण इस पे नहीं पड़ेगा। अगर इसके कारण इस पे F2 में देखूं तो Q1 के प्रेजेंस से भी F2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज नियर इट, है ना। मतलब इसके कारण इस पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स डेवलप होगा उस फोर्स पे उसके अगल बगल कोई चार्ज प्रेजेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। और जितने भी फोर्स होगा है ना इंडिविजुअल चार्ज के कारण सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, जैसे इस चार्ज Q पे नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। इस चार्ज पे इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगा उसको क्या करेंगे वेक्टर सम ऑफ कर देते हैं। यही तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब आप लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल टू क्या F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या Fn। क्लियर है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आप F1 निकालना चाहते हो तो क्या होगा, F1 के लिए देखिए पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q, तो क्या लिखोगे K Q1 Q बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या R1, तो R1 का स्क्वायर। अगर आप F2 देखना चाहें तो F2 Q2 कारण लग रहा है, चार्ज Q2 और ये Q और डिस्टेंस कितना R2, तो क्या लिखोगे K Q2 Q बाय R2 का स्क्वायर। ठीक है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसे अपने को देखना है। इस चार्ज को मान ले Q1, इस चार्ज को मान ले Q2, ये डिस्टेंस मान ले R। ठीक है। अब देखो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में आएगा तो आप क्या लिखेंगे F21, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में आएगा आप क्या लिखेंगे F12। ठीक है ना। अब चलो देखो, अब कूलम फोर्स तो हो रहा है लेकिन डायरेक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं। अगर आप देखें F21 तो दैट इज इक्वल टू क्या क्या होगा वैल्यू, डिस्टेंस क्या मान लिया हूं मैं
चार्ज के बीच में R, तो आप क्या लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और F21 मतलब 2 पे 1 के कारण इस डायरेक्शन में पोजीशन क्या होगा R1 से R2 के तरफ, तो क्या लिखेंगे R12, कुछ इस डायरेक्शन में गया। अगर आप F12 देखें तो F12 क्या होगा बालक, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1 2, है ना, 1 2 मतलब 1 पे 2 के कारण, है ना, स्पेस के कारण इधर आ रहा है, मतलब R का पोजीशन देखें तो 2 से क्या 1 के तरफ इधर, तो क्या लिखोगे R21। दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये यूनिट वेक्टर है, आप पढ़े होंगे वेक्टर में। देखो ना, ये फोर्स का वैल्यू क्या है, कुछ ये है, बस ये एक्स्ट्रा आया, क्यों, क्योंकि पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पोजीशन क्या हो रहा है 1 से 2 के तरफ है ना ये फोर्स। अगर इस पे देखें F12, ये तो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा है, बस डायरेक्शन के साथ दिखाना है, तो 1 2 इस डायरेक्शन है, मतलब पोजीशन क्या 2 से 1 के तरफ, 2 से 1, क्लियर है। अब देखो दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो आप लिख सकते हो F12 माइनस क्या F21, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होना है, दोनों का होना ही है, यूनिट वेक्टर 1 होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, ये क्या होगा सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या है उल्टा है, तो एक में माइनस लगा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। या तो आप लिख सकते हैं F12 का मॉड इज इक्वल टू क्या F21 का मॉड, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखें। चलिए देखिए, अगर ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल किया F21, ये भी इसको क्या किया रिपेल किया F12, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। अब चलो देखो, अगर ये माइनस Q1 है, ये भी माइनस Q2 है, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा, F21 कुछ ऐसा, और क्या F इस डायरेक्शन में आएगा, F12 कुछ ऐसा, ठीक है। अगर ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है ना, तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या है इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा F21 के कारण कुछ ये, F12 के कारण कुछ ये। अब देखो सेम नेचर था, सेम नेचर है, तो क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल किया, 2 को 1 ने रिपेल किया, तो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल किया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब देखिए प्लस Q, ये माइनस Q1 है, ये क्या माइनस Q2 है, तो क्या होगा ये चार्ज इसको रिपेल किया F21 इस डायरेक्शन में, मतलब 1 के कारण 2 पे फोर्स कुछ इधर, 2 के कारण 1 पे कुछ फोर्स इधर, मतलब F12 मतलब फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 2, है ना, इस डायरेक्शन में। देखो अब देखो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, मतलब 1 को 2 क्या करेगा अपने और अट्रैक्ट किया कुछ ऐसा, और 2 को 1 क्या करेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में। तो अपोजिट नेचर होगा तो क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा, ये कैसा है अपोजिट नेचर, और ये कैसा है सेम नेचर, ये भी कैसा है सेम नेचर, क्लियर है, सेम नेचर अपोजिट नेचर, तो सेम नेचर रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में देखता हूं, सारा वीडियो अपलोड होगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा, अच्छे से करेंगे जेईई मेन एडवांस नीट बोर्ड तक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके तक जाता रहेगा, फिजिक्स बाय इंजीनियर पंकज कुमार, उसमें सारा वीडियो जाएगा। और अभी मैं ऑनलाइन जो भी वीडियो लेक्चर डाल रहा हूँ अपने चैनल पे ही डाल रहा हूँ,
है ना। सारा वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, फिजिक्स बाय इंजीनियर पंकज कुमार, आप सर्च करेंगे उसमें मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे।